अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। नाज़रीन, प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करेंगे, आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने दीगर वफाकी वज़रा के हमरा एक बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें जनीवा कॉन्फ्रेंस के हवाले से उन्होंने तमाम हक़ाइक़ आवाम के सामने रखे हैं, उन्हें एतमाद में लिया है। उन्होंने ये बताया कि ये बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की, पाकिस्तानी हुकूमत की जो एफ़र्ट्स की जा रही थी, और उन्होंने कहा कि जिस तरह से हमने पूरी दुनिया के सामने अपना केस रखा और लोगों ने हम पर एतमाद किया, ये उसका मज़हर है। और अभी तक जो बताया जा रहा है उसके मुताबिक 9.7 अरब डॉलर जो वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि उसकी इमदाद का ऐलान किया गया है। और इसके अलावा अब जो अगला मरहला है वो बहुत अहम है कि ये सारी जो फ़ंड्स आएंगे इसको हम बहुत शफाफियत के साथ उन लोगों तक मुंतकिल करना चाहते हैं जो उसके हकदार हैं, और वो काम जो हमने करने हैं तामीर नौ के लिए वो सब काम किए जाएंगे, और बहाली का ये प्रोसेस जो है वो यकीनन हम बहुत जल्द मुकम्मल करेंगे। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्तलिफ सवालात हुए, जिसके दौरान उन्होंने बताया कि ये 3 साल का प्लान है जिसमें बहाली का सारा काम जो है मुकम्मल कर लिया जाएगा। और फिर इंडिजिनस लेवल पर भी इसमें कुछ फ़ंड्स जो हैं 50% हमने पहले ही कहा था कि वो हम डालेंगे, और बाकी जो फ़ंड्स हैं वो हमने आलमी बिरादरी से अपील की थी कि वो हमें हेल्प आउट करें। और इस ज़िम्न में सबसे ज़्यादा जो अहम शख्सियत रही और जिन्होंने सबसे अहम किरदार अदा किया है वो जनरल सेक्रेटरी UN अंतोनियो गुतरेस हैं, और उनका भी उन्होंने कहा कि हम ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इस तरह से हमें हेल्प आउट किया है कि जैसे वो एक पाकिस्तानी हो, और ये हमारे लिए एक बड़ी अच्छी चीज़ है। और बहुत सारे सवालात उनसे किए गए और उन्होंने कहा कि सूबे इसको रिप्रेजेंट कर रहे थे, सिर्फ विफाक नहीं था। ये भी एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट है कि हमने तमाम सूबों को इसमें नुमाइंदगी दी, वो वहाँ गए और उन्होंने इसको रिप्रेजेंट किया, पूरे मुल्क को रिप्रेजेंट किया। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस हवाले से हमें डिस्कस करनी है। और मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमायूं खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं, मारूफ तजियाकार हैं। बहुत शुक्रिया हमायूं खान साहब प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं ताहिर नईम मलिक साहब। ताहिर नईम मलिक साहब भी मारूफ तजियाकार हैं। सर, आपका भी बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। वाया स्काइप हमें ज्वाइन कर रहे हैं रशीद साफ़ी साहब, वो भी मारूफ सहाफ़ी और तजियाकार हैं। बहुत शुक्रिया रशीद साफ़ी साहब, सर आपका भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। लाहौर स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं सलमान गनी साहब, और सलमान गनी साहब भी जो है वो मारूफ सहाफ़ी हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका भी हमें प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। हमायूं साहब, आपसे आगाज़ कर लेती हूँ। बड़ी अहम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी आज वज़ीर आज़म साहब की। उन्होंने मुकम्मल तौर पर बता दिया है कि कहाँ कहाँ से फ़ंड्स कितने कितने जो हैं वो ऐलानात हुए हैं, कब तक हमें वो मौसूल होंगे। 3 साल का ये पूरा प्लान है बहाली का, और 50% हम खुद इसमें डालेंगे और 50% हम आलमी बरादरी जो है वो इसमें हिस्सा लेगी। लेकिन सबसे अच्छी बात जो उन्होंने कहा कि जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ये उससे ज़्यादा है, उससे ज़्यादा हम पर एतमाद किया गया है। ये बड़ी पॉजिटिव चीज़ है। जी बिल्कुल नाहिद, ये बहुत अहमियत का हामिल इसलिए था कि पाकिस्तान को चेयर था इस कॉन्फ्रेंस का। बिल्कुल। UN सेक्रेटरी जनरल के साथ, और ये UN की ऑस्पिसेस के अंदर ये कॉन्फ्रेंस हो रही थी। और ये एक उस चीज़ का तसलसल है जो जब से फ्लड्स आए थे और पाकिस्तान ग्लोबल साउथ का एक पूरा नैरेटिव लेके जा रहा था, और ग्लासगो के बाद शर्म उल शेख में COP27 के अंदर हमने कहा था कि लॉसेस एंड डैमेजेस को भी शामिल करना चाहिए। ये उस तसलसल के साथ जब हम गए, और हमारी बात सिर्फ ये पाकिस्तान की बात नहीं थी, पाकिस्तान ने पहला कदम रखा, लेकिन ये बात बाकी उन ममालिक की थी जो बड़े अरसे से इस चीज़ का शिकार थे कि दुनिया के वो बड़े ममालिक जो तरक्की कर रहे थे, और उन तरक्की की वजह से दुनिया के इन छोटे ममालिक की क्लाइमेट के ऊपर असरअंदाज हुए, और हमने इस फ्लड को नहीं अपने ऊपर लाया, ये दुनिया की तरक्की की वजह से आया। तो इसके लिए ये बड़ा पहला सिलसिला था। फिर उसके बाद बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी अपनी स्पीच में कुछ बातें की, प्राइम मिनिस्टर ने। तो 2-3 बातें थी कि पाकिस्तान को एक आइसोलेटेड कंट्री समझा जा रहा था, वो तासुर ख़त्म हो गया। 40 से ज़्यादा ममालिक, उनके मिनिस्टर्स, उनके हेड्स ऑफ स्टेट थे, डोनर ऑर्गेनाइजेशन थी, यूनाइटेड नेशन के इदारे थे, और बड़े इंटरनेशनल मॉनेटरी जो जितने दुनिया के अंदर रखते हैं सख्त, वो सारे बैंक वहाँ पे थे। वर्ल्ड बैंक, IMF, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक, सऊदी डेवलपमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, यू नेम इट। अच्छा, ये इस चीज का बताते हैं कि पाकिस्तान को कितना अहम मुल्क समझा जा रहा है। उसके अंदर हमें जो जरूरत थी इस वक्त वो 16.3 बिलियन डॉलर की थी, जिसमें से आधे हमने खुद अपने डोमेस्टिक रिसोर्सेज से जनरेट करने, और आधे हमें हेल्प चाहिए थी, तो हमें उससे ज्यादा की हेल्प मिली। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे भी बात खत्म नहीं होती कि जो ये प्लेजेस हैं इसके बाद भी ये सिलसिला जारी रहेगा। ये तो एक दिन की कॉन्फ्रेंस थी,
अब इसके बाद आप देखें कि सऊदी अरेबिया ने एक तो उस वक्त जो सऊदी डेवलपमेंट बैंक ने $1 बिलियन का जो इंदिया दिया, आज सवाल जो आपके दरबान प्राइम मिनिस्टर ने बताया कि सऊदीया $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने का भी प्लान तैयार कर रहा है। ये इसी तनाजुर में पाकिस्तान की दोस्ती, पाकिस्तान के बाद फ्लड के अंदर जो हमारे हालात खराब हुए उसको लेके, फिर अब चाइना से हमें उम्मीद है, हमारे और दोस्तों से, तो मेरा ख्याल है ये इस पूरी चीज को अगर उस तनाजुर में देखा जाए तो एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक वो कामयाबी थी, लेकिन ये पहला स्टेप है। इसको भी हमने बहुत जो है केयरफुली करना। जो एक और सबसे अच्छी बात हुई कि तमाम सूबे रिप्रेजेंट हो रहे थे। केपी के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उनकी तरफ से थी और बाकी चीफ मिनिस्टर सिंध थे। तो मेरा ख्याल है कि इन सारी चीजों को देख के लगता ये है कि डिस्पाइट जो एक वो पूरा हमारे ऊपर एक वो लग रहा था कि सूबे आपस में बात नहीं कर रहे, एक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जो कि डोमेस्टिकली तो है, लेकिन वहां पे मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर की क़यादत में सारे इकट्ठे हुए और पाकिस्तान को एज ए पाकिस्तान का मसला दिया। उन्होंने अपनी सियासत नहीं की। दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट थिंग जो मुझे वहां पे लगी, जिसका आउटकम है। तारिक मलिक साहब, सर इसी पॉइंट पे मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा आप भी रोशनी डालें कि यहाँ पर तो बड़ी हमने देखा कि तनकीद भी हुई और जिस तरह से वज़ीर आज़म साहब ने भी कहा कि तकसीम दर तकसीम के बाद, इतनी तनकीद के बाद भी दुनिया जो है वो हम पर इतना एतमाद कर रही है, ये एक बड़ी अच्छी खबर है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान में मुस्तकबिल के लिए। तो और सूबे जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो सारी चीज़ें दम तोड़ गई। आप केपीके की हुकूमत को देख लें, वहाँ पर तैमूर झगड़ा साहब मौजूद थे, तमाम सूबे रिप्रेजेंट कर रहे थे, लेकिन इसके बाद भी जिन लोगों की हुकूमत थी वो पार्टी यहाँ पर बैठी हुई तनकीद कर रही थी और वो कोई मौका गवा नहीं रही थी। वो उसको ये कह रहे थे ये ग्रांट है, ये मदद नहीं है, ये कर्जा है, इस किस्म की अफवाहें फैलाई जा रही थी। देखिए, एक तो ये कि हमें फेडरेशन की जो अलामत एक कुछ चीज़ें नज़र आती हैं और कौमी यकजहती का इजहार होता है वो हमें मुकम्मल नज़र आया। और फिर कहने को तो ये कि जी ये अक्सर अपोजिशन कहती है कि 13 जमातों की हुकूमत है, लेकिन इसमें मुख्तलिफ सियासी पार्टी हैं, पीपल्स पार्टी से लेके और नून लीग जो सबसे बड़ी यहाँ इत्तेहादी जमात है, और हमें मौलाना फजलुर रहमान और दूसरा ANP की भी नुमाइंदगी नज़र आई और एक उसमें जेंडर बैलेंस भी था। तो ये 2-3 इसके लेसन्स हैं। एक तो ये है कि देखिए मिनिस्ट्रियल होमवर्क जो यहाँ मैं कहूँगा कि क्लाइमेट चेंज की मिनिस्ट्री मोहतरमा शेरी रहमान ने बहुत अच्छा काम किया, बिलावल भुट्टो ने फॉरेन मिनिस्ट्री में, हमारे कौमी सलामती के इदारे NDMA और वज़ीर आज़म पाकिस्तान और इतलात की मिनिस्ट्री मरियम औरंगज़ेब भी एक आप कोऑर्डिनेटेड एफर्ट थी और वेल चॉक आउट प्लान था, फाइनेंस प्लानिंग डेवलपमेंट। तो पाकिस्तान की तारीख गवाह है कि जब सारे इदारे मिल के कंसेंसस इवॉल्व करते हैं और उस पर फिर कोई एफर्ट करते हैं तो हमें कामयाबी मिली। ये कोई पहली दफ़ा कामयाबी नहीं। क्वाटा रिफॉर्म बिल हो, हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम हो, हमारा CPEC और चीन के साथ ताल्लुकात हो, दूसरे पहलू हों, तो ये जो कंसेंसस है सियासी जमातों को चाहिए कि कुछ चीज़ों पे कंसेंसस जो है नेशनल इंटरेस्ट में उसको ब्रेक ना करें। और इमरान खान साहब की ये रविश रही है कि इतने बड़े बड़े वहाँ एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट्स भी आई, इंडिया पाकिस्तान स्टैंड ऑफ भी हुआ, कश्मीर के अंदर भी एक फंडामेंटल चेंज हुई। उस ब्रीफिंग में जब आर्मी चीफ वहाँ ब्रीफिंग दे रहे थे इन कैमरा तमाम पार्टियों की, तो उस वक्त भी वो मौजूद नहीं थे। तो रियासत को आपकी सियासत से, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग से रियासत के मफादात को ज़्यादा नहीं बचना चाहिए। ये वक्त है कि सियासत बचाने का नहीं, रियासत बचाने का वक्त है। इस वक्त के अंदर ये सियासत करना, और मेरे लिए बड़ा एम्बेरसिंग मोमेंट था और मेरे स्टूडेंट्स भी जो हैं वो उस पर बड़ा एहसार कर रहे थे तशवीश का। हम उनको क्लास में पढ़ाते हैं कि नेशनल इंटरेस्ट पे सब इकट्ठे होने। एक बच्चों को समझ है स्कूल के, कॉलेज की। कल जो मोहतरमा शीरी मज़ारी मेरी वो उस्ताद भी हैं, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, और उसके ऊपर जो एक भारतीय इंतहा पसंद BJP के आइडियोलॉग जो हैं उनका ट्वीट के देखे, इंडिया में ये रवायत नहीं है कि हम फॉरेन, आप यहाँ ये कर रहे हैं। इवन जब वो सेशन जारी है तो आप टैग करके उसको ये कर रहे हैं, तो आपकी क्या पाकिस्तान से दुश्मनी है? जो सैलाब में मुतासर लोग हैं उनसे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि काउंटर प्रोडक्टिव है। इसलिए आप जो मर्जी करें, देखें जो UN के इदारे हैं, जो इंटरनेशनल डोनर्स हैं, जो और है, इसके बाद डेवोस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, उनके पास अपनी रिपोर्टें, और वो पाकिस्तान को स्टेट के तौर पे देख रहे हैं। दूसरा, वो पाकिस्तान के दोस्त हैं। जो ये यहाँ तासर फैलाया गया कि सारी दुनिया हमारे खिलाफ है, हम सफारती तन्हाई का शिकार है और पूरी दुनिया साजिश कर रही है,
जिन मुल्कों पर आप साजिश का इल्ज़ाम लगा रहे हैं उन्होंने तो 10 अरब डॉलर आपकी वही मुल्क आगे बढ़कर आपकी मदद कर रहे हैं जी। ठीक है। तो और अभी आखिर में कुछ देर पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर ने यूएन के सेक्रेटरी जनरल का मस्ट रहे, उनकी जो मुतहरिक सफारतकारी थी, मैं समझता हूँ कि 23 मार्च के मौके पे उन्हें पाकिस्तान का आला तरीन सिविल अवार्ड देना चाहिए। कम से कम मेरी इस यहाँ बुलाना ही एक बहुत बड़ा काम था। हम कल भी ये बात कर रहे थे, पहली कामयाबी, फर्स्ट इनिशिएटिव तो वही था। यूएनजीए के सेशन में 3 दफा उन्होंने अपनी तकरीर में पाकिस्तान का केस बिल्ड किया, उन्होंने हर फोरम पे पाकिस्तान की तर्जमानी और वकालत की, और एक बड़ी इंगेजमेंट के साथ। तो इसके ऊपर दूसरे पैनलिस्ट भी कहेंगे, मुझे बड़ी खुशी हुई, कम से कम 3-4 दिहाइयों से मैं नहीं समझता कि कोई इतना मुतहरिक यूएन सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान के लिए जिसने किरदार अदा किया है। तो उनके हम सब पाकिस्तानी जो हैं शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इस मुश्किल कड़े वक्त में अक़वाम मुत्तहिदा का फोरम इस्तेमाल करते हुए हम पाकिस्तान को इस मुश्किल घड़ी में हर मुमकिन इमदाद फराहम की है। ठीक है। अच्छा साफी साहब, एक तो ये जो सिफारती तन्हाई की बात की जा रही थी, आज भी बिलावल भुट्टो जरदारी ने साहब ने कहा कि एक परसेप्शन भी बनाई गई थी कि हम बिल्कुल आइसोलेट हो चुके हैं, लेकिन कुछ गलतियां भी थी। हमारी खारजा पॉलिसी को रिविजिट करने की ज़रूरत थी, जिस किस्म का एक हमें रवैया नज़र आ रहा था। हमने बहुत कोशिश करके उन तमाम तर चीज़ों से मुल्क को निकाला है। अब हम सिफारती सतह पर बहुत बेहतर तरीके से जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं, दुनिया को हमने इंगेज किया है। जनेवा कॉन्फ्रेंस जो है वो इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि हम अब उससे बहुत आगे बढ़ाए हैं, लोग हमारे मसाइल को समझ रहे हैं, हमारी मदद कर रहे हैं। जी बिल्कुल, वज़ीर ख़ारजा के इस बयान से मुझे 100% इत्तेफाक है, जिसमें उन्होंने वज़ीर आज़म साहब को मुखातिब करते हुए कहा, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो हिस्सा मुझे सुनने का मौका मिला था कि ये मौसर सफारतकारी के ज़रिए हुकूमत पाकिस्तान ने एक तीर से 2 शिकार किए हैं। और फिर उसकी जो वज़ीर ख़ारजा साहब ने जो वजाहत की कि एक जानिब जो पाकिस्तान के दुश्मन थे वो पाकिस्तान को तन्हाई का शिकार देखना चाह रहे थे, और कुछ अंदरूनी और बैरूनी क़ुव्वतें कुछ मुद्दत से ये तासुर आम करने में मसरूफ़ थी कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान आलमी तन्हाई का शिकार हो चुका है। पाकिस्तान के अंदरूनी सियासी खलफशार इतनी ज़्यादा थी कि हमारे अवाम के एक बड़े हिस्से ने इस तासुर को दुरुस्त मानना भी तसव्वुर कर लिया था। लेकिन इस कॉन्फ्रेंस के नतीजे में बिलावल भुट्टो साहब ने बहुत ही बरवक्त निशानदही की कि ना सिर्फ पाकिस्तान ने इस तासुर को मलियामेट कर दिया कि पाकिस्तान आलमी सतह पे तन्हाई का खुदा न खास्ता शिकार रहा था या होने जा रहा था। दुनिया ने जिस तरह यकजहती का मुजाहरा किया, जिस तरह पाकिस्तान से उनसियत का मुजाहरा किया, जिस तरह पाकिस्तान से मोहब्बत का मुजाहरा किया, पाकिस्तान तो क्या अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल जिसका बार बार हम जिक्र कर रहे हैं और पूरी कौम पाकिस्तानी कौम उनकी मशकूर है, वो खुद बजाते खुद बड़े उनको हैरत हुई कि पाकिस्तान की इस कदर पाकिस्तान के अवाम के साथ हमदर्दी का इजहार किया गया। और दुनिया के वो ममालिक जो खुद रिसेशन का शिकार है, आलमी का साथ बाजारी के नतीजे में वहाँ पे काफ़ी मसले हैं। अगर मैं जिक्र करूँ बरतानिया का, 2-3 हुकूमतें रिसेशन का साथ बाजारी और सियासी अदम इस्तेहकाम के नतीजे में पिछले 8-10 महीनों में वहाँ पे चेंज हुई, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने भी पाकिस्तान का साथ दिया। आज़रबाईजान जैसे छोटे मुल्क को जो पाकिस्तान का बहुत ही टेस्टेड और पायदार दोस्त है, उसने बढ़ के पाकिस्तान के साथ मदद की। फिर चीन का तो हम इसलिए तस्करा नहीं करते कि चीन, हम ये समझते हैं कि चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात वो यकजान और 2 कालब वाली बात है। तो चीन और सऊदी अरब जैसे ममालिक तो हमेशा पहल करते हैं, लेकिन जो मालियाती इदारों ने जनरसिटी दिखाई और पाकिस्तान के रियासत पे एतमाद का इजहार किया है, तो वो पाकिस्तान के लिए इंतहाई हौसला अफजा है। कल भी हम इस बात को डिस्कस कर रहे थे कि जो मालियाती इदारों ने स्पेशली जो बैंक्स है उन्होंने जो प्लेजेस किए हैं वो ना सिर्फ सैलाब ज़दगान की इमदाद में माविन साबित वो ऐलानात होंगे, बल्कि पाकिस्तान के जो अमूमी दीराना मसाइल है, माशी
स्पेशली IMF के साथ और वर्ल्ड बैंक के साथ जो पाकिस्तान के ताल्लुकात में कुछ पेचीदगियां है, इस कॉन्फ्रेंस के बाद उसमें भी कमी आएगी। तो एक जानिब पाकिस्तान इस अमर को यकीनी बनाने में कामयाब हुआ है कि सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए रकम के ऐलानात हुए हैं, और दूसरी जानिब जो भारत जैसे पाकिस्तान के दुश्मन ममालिक है उनको भी इंतहाई जो है परेशानी का सामना है, उनको सुदकी का सामना हुआ है। पाकिस्तान ने ये तासुर एक बड़े इंटरनेशनल फोरम पे अक़वाम मुत्तहिदा की छतरी के नीचे साबित कर दिया है कि पाकिस्तान जो आलमी बिरादरी का एक मुअस्सर और काबिल कबूल और दोस्त मुल्क है। तो ये दो बड़े मकासद पाकिस्तान ने हासिल किए हैं। बाकी पैनलिस्ट और बाकी साथी भी बात करेंगे, इस पे मजीद भी बात हो सकती है। तो मैं अपनी बात इसी पे ख़त्म करता हूँ कि ये जो दो बड़े मकासद के आलमी तन्हाई का तासुर ख़त्म करना और जो सैलाब ज़दगान के इमदाद के लिए 9-10 अरब के जो प्लेजेस हुए हैं, ये बहुत बड़ी सफारती कामयाबी है। ठीक है। अच्छा सलमान गनी साहब, सर मैं आपकी तरफ आऊँगी। ये बहुत बड़ी कामयाबी है हमारी खारिजा पॉलिसी की, और बाकी जो ममालिक हैं पूरी दुनिया पाकिस्तान पर एतमाद कर रही है। अब इसके बाद जो सबसे एक इंतहाई अहम नुक्ता है, वज़ीर आज़म साहब ने भी कहा कि इन तमाम तर फंड्स को जब ये जिस तरह से मिलेंगे 3 साल का, ज़ाहिर है कि ये इसमें पूरा प्लान है, उसको हम बहुत शफाफियत से जो है इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने ये कहा कि सूबों के अलावा जब वफाक, हमने देखा सैलाब की सूरत हाल जब हम फेस कर रहे थे, बहुत बुरे हालात थे, तो सूबों की मदद के लिए जो है वो 100 अरब रुपए वफाक ने भी जो है वो ख़र्च किए थे, और BISP के ज़रिए दिए गए जो पैसे थे वो 2.7 मिलियन ख़ानदानों को, उन्होंने कहा फ़ी ख़ानदान 25,000 रुपये हमने फ़राहम किए। अब भी इस सिलसिले को उसी तरह से आगे बढ़ाएंगे और हम ये कोशिश करेंगे, बल्कि ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि अगले मॉनसून तक हमें पता है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जुलाई में इसी किस्म की बारिशें होंगी, तब तक हम हालात बहुत बेहतर कर लें। बहुत शुक्रिया नाहिद साहब। देखें, मेरे साथियों ने जो बात की है मैं उसे ही आगे बढ़ाऊंगा। बुनियादी तौर पे जो आपने नुक्ता उठाया है ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि आलमी इदारों ने, दोस्त ममालिक ने और तरक्याती शराकतदारों ने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया है। असल काम यही होना है कि वहाँ पर तमीर नौ कैसे होगी और वहाँ पर जो सैलाब ज़दगान की बहाली का अमल, इसलिए कि अभी हम देख रहे हैं कि वहाँ पर सैलाब से जो मुतासरीन हैं वो सर्दी से ठिठर रहे हैं। अभी ताहिर साहब ने एक बात की कि कौमी यकजहती का मज़हर है ये सारा विज़िट। मैं समझता हूँ कि एक चीज़ जो इस सारे विज़िट में और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से जो मैंने नोट की है कि अब पाकिस्तान के अंदर वो जो सोलो परवाज़ है वो ख़त्म हो रही है। एक इज्तिमाई क़यादत का तस्वर सामने आ रहा है और इसकी ज़रूरत भी इसलिए पड़ी है कि आज पाकिस्तान जिस नहज पे खड़ा है, मैं समझता हूँ कि कोई एक पार्टी मसाइल और मुश्किलात का सद्देबाब नहीं कर सकती। अब सबको मिलजुल कर आगे की तरफ बढ़ना है। मुआशी चैलेंजेस बहुत बड़े हैं और बहुत सारे इश्यूज़ हैं, और जब इज्तिमाइयत का मुजाहरा करते हुए हम मसाइल का हल करेंगे तो यकीनन वो नतीजा खेज होगा। और इसी तरह ये जेनेवा की कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की पजीराई हुई है, पाकिस्तान की लीडरशिप की पजीराई हुई है, और शहबाज शरीफ साहब में ये अहलियत है कि वो लोगों को साथ लेके चलते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी उन्हें अप्रिशिएट किया है, और इस तरह की पॉजिटिव चीज़ पे मेरा ख्याल अपोजिशन को भी यही चाहिए था कि वो बजाय ये कि पाकिस्तानियत के जज्बे के तहत इस सारे अमल को सराहती, लेकिन हमारी कौमी सियासी बदकिस्मती है कि हम इख्तलाफ बराए इख्तलाफ का शिकार हैं और वो इस क्रेडिट को भी डिस्क्रेडिट में बदलने की कोशिश करते रहे। लेकिन मैं समझता हूँ ये एक संजीदा कोशिश और काविश थी जो नतीजा खेज हुई। एक और बात जो सेक्रेटरी जनरल UN के बारे में कही गई है, देखें एक ज़माने में वो स्टूडेंट लाइफ में पाकिस्तान आए थे, पुर्तगाल से उनका तल्लक है, वो स्टूडेंट लीडरशिप भी रहे हैं। कोरोना में भी उन्होंने पाकिस्तान के साथ कंधे के साथ कंधा मिला के खड़े हुए थे। और इस सारी सूरत हाल में मैं समझता हूँ इस कॉन्फ्रेंस का जहाँ बड़ा क्रेडिट पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर का है, उसमें मैं ये क्रेडिट उन्हें भी देना चाहता हूँ, इसलिए कि वो मुतअस्सरा इलाकों में गए थे। उन्होंने जाके सैलाब ज़दगान की हालत ज़ार देखी थी, उन्होंने तबाही और बर्बादी के अमल का मुजाहरा भी किया था, और फिर उन्होंने कराची की प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़े होकर दुनिया को बावर करवाया था कि पाकिस्तान के अंदर जो होने वाली तबाही और बर्बादी है, पाकिस्तान अकेला इसे फेस नहीं कर सकता। इस सारी सूरत हाल का सद्देबाब मुमकिन नहीं है, कसूर आपका है,
लेकिन सारा जो रिजल्ट्स आया वो पाकिस्तान के अंदर आया है। तो पाकिस्तान के इन इलाकों को खड़ा भी करना है, पाकिस्तान के सैलाब ज़दगान की मदद भी करनी है। मैं समझता हूं कि आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और बात भी, वो जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने सऊदी अरब का जिक्र किया है, जो सेफ डिपॉजिट थे 3 अरब से 5 अरब करने का ऐलान किया है, 10 अरब की सरमायाकारी है। मेरा ख्याल है कि अब अच्छी खबरें आनी शुरू हो गई हैं, लेकिन हमारी कौमी सियासी बदकिस्मती नाहिद साहबा ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो अहले सियासत है, जिनका बुनियादी फर्ज तो मुल्क के अंदर इत्तेहाद और यकजहती को फरोग देना है, इज्तमाहियत के तस्वर को आगे लेके जाना है, कुछ लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान में इंतशार, खलफशार, तनाव, टकराव, महाजरा, इल्ज़ाम तराशी, गाली गलोच करते हैं। और मैं हमेशा से ये कहता हूं कि जब सियासी लीडरशिप इस तरह का गैर ज़िम्मेदाराना तर्जुमा इख्तियार करे तो फिर पाकिस्तान के अवाम, जो मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा पाकिस्तानियत का मुजाहरा करते हैं, उनको चाहिए कि फिर वो नोटिस लें, और जब पाकिस्तान के अवाम नोटिस लेंगे फिर इनका किबला दुरुस्त होगा। दुरुस्त, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। नाज़रीन, कुछ और मौज़ूआत भी हैं जिस पर हमें प्रोग्राम में बात है। पंजाब हुकूमत के हवाले से भी हमें बात करनी है। हमारे पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब में इस वक्त क्या सिचुएशन है, क्या चल रहा है, सियासी माहौल कैसा है, इस पर बात करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक और बहुत अहम टॉपिक जो मैं ये समझती हूँ कि पहले उस पर हम बात करेंगे, जिसका डायरेक्ट आवाम से ताल्लुक़ है। इस वक्त हमें तकरीबन तमाम सूबों में आटे की किल्लत नज़र आ रही है, आटे का बहरान नज़र आ रहा है, उसकी कीमतें कंट्रोल नहीं हो रही हैं। पंजाब जो कि पूरे मुल्क में गंदम की जो पैदावार है 75% पंजाब में होती है, उसकी प्रोडक्शन, और वहाँ से वो सप्लाई भी की जाती है बलूचिस्तान में, और सिंध से भी बलूचिस्तान में सप्लाई होती है। लेकिन इसके बावजूद पंजाब में भी यही सूरत हाल है। चूँकि बहुत बड़ा, सबसे बड़ा पाकिस्तान का सूबा है, तो बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। कीमतें कंट्रोल क्यों नहीं हो रही हैं? आज भी वज़ीर आज़म साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आटे का कोई बहरान नहीं है, मुल्क में किल्लत नहीं है। लेकिन अब चूँकि 18th अमेंडमेंट के बाद ये सारा सूबाई हुकूमतों का मामला है, तो ये उनकी नाअहली है, उनको इसके ऊपर काम करना चाहिए। इसके अलावा विफाक जो है वो दरामद कर रहा है, जो बताया जा रहा है 30 लाख टन गंदम जो है वो विफाक अब तक दरामद कर चुका है। और पाकिस्तान की जो ज़रूरत है वो पिछले साल 2 करोड़ 26-30 लाख मेट्रिक टन थी, लेकिन इस मरतबा जो है 3 करोड़ मेट्रिक टन जो है वो ज़रूरत है इस वक्त पाकिस्तान की। इसके साथ साथ एक चीज़ ये भी अहम है कि इस मरतबा ये भी बताया जा रहा है कि सैलाब की वजह से या मौसम की वजह से 25 से 30% जो पैदावार है वो कम रही है। लेकिन इसके बावजूद ये सफिशेंट है, हमारे यहाँ बहरान नहीं होना चाहिए। हमायूं साहब, ये नुक्ता मैं आपकी तरफ लेकर आऊँगी कि इसकी क्या वजह आपको नज़र आ रही है? जब वज़ीर आज़म साहब खुद कह रहे हैं कि किल्लत नहीं है, तो फिर क्यों ये बहरान नजर आ रहा है? मैं इससे पहले एक जो पिछला टॉपिक था उस पर एक बड़ी जो अहम एक पेशरफ्त है पाकिस्तान की तरफ से। जब हम शर्म उल शेख में गए थे तो पाकिस्तान ने एक मीटिंग चेयर की थी ग्रुप ऑफ 77 और चाइना के साथ, जो कि डेवलपिंग कंट्रीज को रिप्रेजेंट करती है। और पिछले 30 साल से डेवलपिंग कंट्रीज की जो है ये कोशिश थी कि किसी तरह इस एजेंडे को, जिस कॉन्फ्रेंस का हमने कल जिक्र कर रहे हैं और आज कर रहे हैं और पूरे हमारे मीडिया पे हो रहा है, उसकी जो सक्सेस स्टोरी है वो बेसिकली शर्म उल शेख से स्टार्ट होती है। बिल्कुल, कि आपने ऐसी कन्विंसिंग की, आपने ऐसी डिप्लोमेसी की अपने बाकी इत्तेहादी दोस्तों के साथ, डेवलपिंग कंट्रीज के साथ, कि एक पहले उसको एजेंडे में शामिल करवाया COP27 में, जो कि यूनाइटेड नेशन के साथ अब एक वाहिद ऐसा फोरम है जहां पे क्लाइमेट के ऊपर गुफ्तगू होती है। और फिर जब कंसेंसस एग्रीमेंट हुआ तो उसमें शामिल करवाया। तो ये जो कल वाली कॉन्फ्रेंस थी जिनीवा वाली, ये उसी का पहला स्टेप है कि लॉसेस एंड डैमेजेस के ऊपर किसी भी मुल्क के ऊपर ये पहला हो रहा है। तो मेरा ख्याल है ये जो डिप्लोमेटिक अचीवमेंट पाकिस्तान की नहीं है, ये तमाम डेवलपिंग कंट्रीज की है, जिसको पाकिस्तान रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये बहुत अहमियत का हामिल है कि उसको दुनिया के सामने आना चाहिए कि पाकिस्तान की वजह से उसका पहला स्टेप है कि उसकी वजह से जो लॉसेस एंड डैमेज बना, उसकी पहली कॉन्फ्रेंस बनी। तो हैविंग सेड दैट, फ्लड्स ने हमें बहुत नुकसान पहुंचाया, पूरी दुनिया को उसका पता है। प्राइम मिनिस्टर ने आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर गंदम के बारे में जो कहा, आपने बिल्कुल यू एप्टली सेड कि 18th अमेंडमेंट के बाद अब ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट का है, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट का भी उसमें रोल है, इसमें कोई शक नहीं। महंगाई की वजह से, पॉलिटिकल पोलराइजेशन की वजह से, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन जो है ना, एक बहुत बड़ा वो आंसर था। और उसके बाद होर्डिंग जो होती थी, जो हमारे मुख्तलिफ जो है सूबों के अंदर होती है। देखें, फेडरल गवर्नमेंट जो है वो, उसका अगर आप फिजिकल वो देखें तो दायरा इख्तियार कम है। पंजाब गवर्नमेंट इस वक्त जो PTI की है, KP गवर्नमेंट, उसके अलावा आप अगर गिलगित बल्तिस्तान में देखें, आज़ाद कश्मीर में 66% ऑफ द कंट्री उसके ऊपर उनकी हुकूमत है। वहाँ पे ये चीज़ें क्यों हुई?
प्राइसेस चेक क्यों नहीं की गई, होर्डिंग क्यों होने दी गई, बावजूद उसके कि आपके पास वीट थी। तो जो वहां का ऐसा ग्रुप है जो कि फायदा उठाता है इस पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी का, उसको गवर्नमेंट जो है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स थी, उन्होंने उसको रोकना चाहिए था। वो नहीं हुआ। हैविंग सेड दैट, हालात खराब हुए, इसमें कोई शक नहीं। महंगाई बढ़ी, हम तो आपको बता रहे हैं कि दुनिया मान चुकी है कि हालात आपके खराब हुए हैं, तो आपको भी रियलाइजेशन होनी चाहिए कि हुए हैं। उसके अलावा ये जो चीज़ें थी, प्राइम मिनिस्टर ने आज बता दिया कि हमारे पास गंदम मौजूद है, और आपने अपनी उस तकरीर में भी कहा, लेकिन एक पूरा हमें ब्रेक डाउन दिया गया कि अगले 70 से 100 दिनों की गंदम जो है वो तमाम सूबे जो हैं उनके पास है। उसमें जो है हमारे पास पंजाब के पास 0.2 मिलियन टन गंदम मौजूद है, जो कि उसकी अगली 106 दिन की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए है, और अगले 90 दिन के अंदर उसकी नई फसल आ जाएगी। बावजूद उसके कि उसमें कमी होगी। आपका ये जो क्राइसिस 3 माह से जायद का अरसा बताया गया कि बिल्कुल, तो ये जो क्राइसिस बना, ये बेसिकली गवर्नेंस के इश्यूज थे प्रोविंसेस के अंदर। उनसे नहीं हो पाया, उन्होंने अपनी जो है कोलैबोरेशन नहीं की, उन्होंने प्राइस होर्डिंग को चेक नहीं किया, उन्होंने होर्डर्स को ऊपर जो नहीं किया। तो और ये भी एक्सपेक्टेड था, अगर देखेंगे पाकिस्तान किन हालात से गुजरा है, लेकिन नॉनदलेस प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स आर रिस्पांसिबल, और फेडरल गवर्नमेंट ने बता दिया कि आपके पास गंदम मौजूद है, और हम वीट एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, हमने रशिया से जो है वो पहली खेप आ चुकी है 3.5 लाख के करीब, और 4,50,000 टन अगले मार्च तक आ जाएगी। तो ऐसा कोई हालात नहीं, इसलिए गवर्नमेंट को जो है वो जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को जो है ना, दे हैव टू पुट देयर फुट डाउन। तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी सूरत हाल है, लेकिन ये बनी, मुख्तलिफ जगहों पे हालात खराब हुए। वो चीफ मिनिस्टर्स जो थे उनको काम करना चाहिए था, उनसे गलतियां हुई, उसको एक्सेप्ट ठीक है। अच्छा ताहिर साहब, सर अगर मुझे इजाज़त दें, मैं चाहती हूँ कि सलमान गनी साहब का मौक़िफ़ पहले ले लूँ। पंजाब के हवाले से भी जब हम कह रहे हैं कि 75% जो गंदम है पूरे पाकिस्तान की, वो पंजाब में उसकी पैदावार होती है। सलमान गनी साहब, सर मुझे ये बताइए, अब हुमायूं साहब जो गुफ्तगू कर रहे हैं, उसे तो लग रहा है ये मैन मेड क्राइसिस ज़्यादा है और इसमें चीज़ों को कंट्रोल नहीं किया जा रहा। वज़ीर आज़म साहब भी कह रहे हैं कि गंदम की कमी नहीं है, बहरान नहीं है, लेकिन इसको कंट्रोल करना एक बहुत अहम इशू है जिसको नहीं किया जा रहा। प्राइस कंट्रोल नहीं की जा रही, फिर शायद सप्लाई का भी इशू है। KPK में भी कुछ ऐसी खबरें आई थी कि वहाँ पर बहुत सारी गंदम मौजूद थी गोदामों में, लेकिन सप्लाई का इशू आ रहा था, दी नहीं जा रही थी। देखिए, हुमायूं साहब ने जो बात की है, बुनियादी बात तो उन्होंने कर दी है कि ये तो दरअसल गवर्नेंस का फुकदान है, और पाकिस्तान के अंदर अगर कहत साली नहीं हुई, फाका कशी नहीं हुई, या नारकी की सूरत पैदा नहीं हुई, तो बुनियादी तौर पे हम एक ज़री मुल्क हैं, और पाकिस्तान में कभी रोटी दाल का इशू नहीं बना जी। आखिर क्या वजह है कि अब लोगों को रोटी के लाले पड़े हुए हैं? प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये तो वाज़ेह कर दिया कि जो जरी पॉलिसी है वो फेडरल गवर्नमेंट ने बनानी होती है, और 18th अमेंडमेंट के बाद ये जिम्मेदारी सूबों पे होती है, और इसमें कोई दो राय नहीं कि गंदम मौजूद है, और आज भी कराची के अंदर जहाज, बहरी जहाज पहुंच चुका है गंदम लेके। अब बात यह कि ये सारा क्राइसिस, मेरा ख्याल हमें थोड़ी सी बात खुल के करनी चाहिए कि असल इशू जो है वो स्मगलिंग है, और साफी साहब बेहतर बता सकेंगे। जो पख्तूनख्वा के अंदर से गंदम होती है वो तो अफगानिस्तान चली जाती है, उसके बाद पंजाब पे लोड आता है, पंजाब ने फराहम करनी होती है पख्तूनख्वा को भी, और ये मामला यहाँ तक अब नहीं रुका। पहले तो गंदम का इशू था, फिर खाद है, आपको हर चीज जो है अफगानिस्तान को भी साथ देनी है। तो गंदम की कमी नहीं है, असल इशू गवर्नेंस का है। जहां तक अगर आपको याद हो, 2 रोज पहले पंजाब के चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा था कि जी हम फ्लोर मिल्स का कोटा दुगना करते हैं। असल बात यह है, इस बात का खोज लगाएं कि आपके पिंडी डिवीजन में ये फ्लोर मिल्स किसकी हैं, वहां से आटा कौन स्मगल करता है। ये दरअसल स्मगलिंग का इशू है। पाकिस्तान आज भी, मैं समझता हूं कि गंदम के हवाले से गंदम हमारे पास मौजूद है, और अगर कमी थी तो वो फेडरल गवर्नमेंट ने पूरी कर दी है। लेकिन ये जो फ्लोर मिल्स वालों की बदमाशी है, जिसकी वजह से रेट बढ़ते हैं, 2300-2400 रुपया सरकारी रेट है, और ये मार्केट में 5000 रुपए का आटा बेच रहे हैं, 5000 की गंदम बेच रहे हैं। और ये इसलिए है कि हुकूमत का कोई तसव्वुर ही नहीं है। जब हुकूमत मौजूद नहीं होगी, और जिन 66% पे जिनकी हुकूमत है, ये बहरान उन्हीं के सूबों के अंदर है, इसलिए कि उनकी तरजीहात और है। वो पाकिस्तान के अंदर बहरानी और हैजानी पैदा करना चाहते हैं, उनकी तरजीहात में।
ठीक है साहब, सर आप इस पे कमेंट कर दीजिएगा। अब ये कैसे सिलसिला ये कंट्रोल होगा, किस तरह से ये काम होगा? आवाम तो पिस रही है, और अगर जहाँ पे सस्ता आटा कहा जा रहा है कि मिलेगा, उनको फराहम किया जाएगा, पूरा पूरा दिन एक मजदूर दिहाड़ीदार वहाँ गुजार देता है, लेकिन उसके बावजूद फिर पता चलता है कि उस पॉइंट पर आटा पहुँचा ही नहीं है, तो फिर जो गरीब लोग हैं वो पिस रहे हैं, वो मजदूरी करें, दिहाड़ी करें, या फिर सारा दिन इंतज़ार करें? बड़ी तफसील से हुमायूं साहब ने और सलमान गनी साहब ने सारे मैकेनिज्म पे रोशनी डाली। अब ये जो गवर्नेंस का प्रोसेस है ये है क्या? देखें, ये कोई पहली दफ़ा बहरान नहीं आया। नवाब ऑफ कालाबाग जब थे गवर्नर पंजाब के, 65 वार जब शुरू हुई तो आधी रात को उन्होंने फ्लोर मिल मालकान का, घी मिल वालों का, चीनी वालों का बुलाया इजलास, और उन्होंने कहा सुबह किल्लत भी नहीं होना चाहिए, ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी नहीं होनी चाहिए, प्राइस ऊपर भी नहीं जानी चाहिए। इसी तरह 70s में जब खर वज़ीर आला पंजाब थे तब भी कहा। अब ये जो हुमायूं साहब ने कहा है गवर्नेंस का, कैसे हम प्रैक्टिकली बात करें आप अपने नाजरीन को समझाने के लिए, तो मैं समझता हूँ चीफ मिनिस्टर का काम ये बनता है कि वो एक लाइव मीटिंग करें, इसके ऊपर मल्टीमीडिया पे ऑनलाइन पूरे पंजाब के जितने भी डिवीज़न हैं उनकी ब्यूरोक्रेसी से। और इसमें ये है कि जो मैकेनिज़्म है सरकारी रेट पे एक स्टॉक होता है, ये अंग्रेज़ के दौर से ये हो रहा है। और आप देखें कि हम इस बुरी गवर्नेंस की वजह से चर्चिल के दौर में रह रहे हैं कि चर्चिल वो शख्स था कि जिसने कहते बंगाल के वक्त जो गंदम स्टॉक में थी वो रिलीज़ नहीं की, और लोग उससे भूख से मर गए कि ब्रिटिश इंडियन आर्मी के लिए रहने दें। तो अगर आपने चर्चिल की तरह हुक्मरानी करनी है, सरकारी गंदम का कोटा होता है, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मेंटेन होता है, और सरकारी रेट पे वो फ्लोर मिल को मुहैया किया जाता है। वो एक एक्स मिल प्राइस देते हैं कि वो प्राइस जिस पे जो गवर्नमेंट मुकर्रर करती है। अब जितनी भी मिलें हैं पंजाब में, उनके बाहर आप ट्रक खड़ा करें गंदम का, और ये लाइनें जो आपको शहर में नज़र आ रही हैं वहाँ हो, उसके बाद सेल पॉइंट हो, तो जिसमें एक्स मिल रेट जो गवर्नमेंट ने मुकर्रर किया वो मिल के सामने इंश्योर हो करो, और फूड कंट्रोलर जो डिस्ट्रिक्ट है वो उसका मेयार भी चेक करे, और जो मिल इसे ना दे उस मिल को सील करें, उसके ओनर पे FIR दें। तो ये बहरान जो है चंद घंटों में ख़त्म हो सकता है। लेकिन जब जो कार्टल्स हैं, माफियाज हैं, उनका और हुकूमत का गठजोड़ हो जाए, मकसद बहरान पैदा करना हो, तो ऐसे में फेडरल गवर्नमेंट का एक बड़ा बासर इदारा है, आईनी इदारा है, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ये मुसाबकती कमीशन, इसने अभी चंद माह पहले पंजाब में पोल्ट्री एसोसिएशन को भी जुर्माना किया है। अभी ये इसका काम है कि ये जो मोनोपलीज हैं उन्हें ब्रेव करे, अजारादारियाँ, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और जो मसनूई किल्लत है उसको ब्रेक करके जुर्माने करता है। तो मैं ये आपके प्रोग्राम के तवसत से अपील भी करता हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट भी आइन की मुख्तलिफ दफ़ात के तहत इंटरवीन कर सकती है, कंपटीशन कमीशन इंक्वायरी कर सकती है, क्योंकि अगर सूबे ये चाहते हैं कि ये यहाँ पे मसनूई बहरान हो तो उसका ब्रेक करना रियासत का काम है कि वो ज़ख़ीरा अंदोज़ों का और इन जो मालकान हैं उनके गठजोड़ को ब्रेक किया जाए। सही है, ठीक है। अब मुझे बात करनी है पंजाब हुकूमत के हवाले से कि वहाँ पर क्या हो रहा है। पंजाब की सियासत और अदालती कार्रवाइयाँ सारी हम देख रहे हैं। आज भी ये केस जो है वो अदालत में गया, और जो वोट लेना था वज़ीर आला ने, अभी तक वो एतमाद का वोट ले नहीं पाए हैं। पहले ये मौक़िफ़ था कि हमें टाइम मुनासिब नहीं दिया गया और इस वजह से वोट नहीं लिया जा सका, लेकिन अब साथ साथ पहले भी ये बात की जा रही थी कि ये गैर आईनी है, गवर्नर साहब एतमाद का वोट नहीं ले सकते हैं, उसका नहीं कह सकते हैं, इसका एक वक्त मुकर्रर होता है। लेकिन आज जब अदालत में बात हुई तो उसमें ये कहा गया कि अब तो सफिशेंट टाइम था, अगर चाहते तो एतमाद का वोट ले सकते थे। उसके साथ साथ इमरान खान साहब जो हैं वो आज भी उन्होंने कहा कि हम ये दोनों असम्बलियाँ तहलील करेंगे और उसके बाद हम इलेक्शंस की तरफ जाएंगे, जनरल इलेक्शन की तरफ जो है वो जाया जाएगा। अब आगे क्या सूरत हाल होती नज़र आती है हमें? क्या नंबर गेम पूरी नहीं है? दोनों तरफ से दावा किया जा रहा है कि अपोजिशन भी ये कहती है कि नंबर्स हमारे पास पूरे हैं, और दूसरी तरफ से जो हुकूमत है उसका भी ये कहना है, हुकूमत और इत्तेहादियों का, कि हमारे पास भी नंबर्स पूरे हैं। फवाद साहब ने कहा कि 187 लोग जो हैं वो हमारे इजलास में मौजूद होंगे। राना सनाउल्लाह साहब भी कहते हैं कि मैं उस वक्त तक इस्लामाबाद नहीं जाऊंगा जब तक पंजाब की हुकूमत जो है वो हमें नहीं मिल जाएगी। तो अब इसका हल क्या होगा, किस तरह से ये मामला हल होगा? मैं चाहती हूँ कि सलमान साहब, हुमायूं साहब ज़रा लाहौर में बैठे तो उनसे पूछ लेते हैं कि उनके पास खबर क्या। और सलमान गनी साहब, आपने
ये कहा था पहले कि मामला जो है वो कोर्ट में ही जाएगा, हमारे सियासतदान आपस में मिल बैठकर इसको हल नहीं कर पाएंगे। और आज ये कहा भी गया, जस्टिस आबिद अजीज शेख साहब ने कहा कि पहले तो इस मामले को खुद हल करें, लेकिन अगर नहीं होगा कोई कंसेंसस तो फिर हम जो कार्रवाई होगी, जो मुनासिब होगा, मेरिट पर फैसला करेंगे हम। पहले तो मैं आपकी इजाज़त से सिर्फ एक फिक्रा, चूँकि ताहिर साहब ने जो बात की थी तो उन्होंने गवर्नर कालाबाग की मिसाल दी थी कि उस वक्त क्या हुआ था। मेरा ख्याल ये कल की मिसाल है, जब पंजाब के अंदर एक चीफ मिनिस्टर था जो खुद को जवाबदेह समझता था, उसका नाम था शहबाज शरीफ। कि सितंबर अक्टूबर में जब गंदम का बुरान पैदा होता था तो हमने लाहौर के अंदर, बड़े शहरों के अंदर हर जगह पे देखा है कि ट्रक खड़े करा दिए जाते थे कि ये ट्रक खड़े, आके जिसने आटा लेना ले ले। दरअसल जवाबदेही का एहसास जो होता है वो रिजल्ट से पैदा करता है। तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने पंजाब का सूबा चला के दिखाया था, और फिर बाज इंटरनेशनल रिपोर्ट्स में कहा गया था कि पाकिस्तान के अंदर गवर्नेबल सूबा पंजाब का है। अब जो बात आपने पंजाब की है, देखिए मैं समझता हूँ कि कोर्ट का मामला, और आज जस्टिस आबिद अजीज शेख साहब ने और जस्टिस आसम हफीज साहब ने, उनके रिमार्क्स बड़े इंपॉर्टेंट है। उन्होंने तो सवालात उठाए हैं, बल्कि जस्टिस आसिम हफीज साहब का एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट था कि चीफ मिनिस्टर के पास तो 24 घंटे 186 मेंबरान होने चाहिए, और जस्टिस आबिद अजीज शेख साहब का ये कहना था कि क्यों नहीं एतमाद का वोट दिया जाता। और आप जरा अंदाजा लगाए कि वो बार बार, जो गवर्नर साहब का वकील था वो ये कह रहा था कि जितने दिन मांगते हैं इनको दे दिए, जबकि वजीर आला के जो वकील थे उनसे कहा गया कि आप एतमाद का वोट ले लें। तो उन्होंने कहा जी कि नहीं, एतमाद का वोट नहीं, इन्हें चाहिए था कि ये स्पीकर को मकतूब लिखने के बजाय चीफ मिनिस्टर को लिखते। देखिए असल बात यह है कि 186 अरकान ना हुकूमत के पास मौजूद है और ना अपोजिशन के पास मौजूद है, और कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स हो रही है ये अभी चलेगी। बिल आखिर कोर्ट ने वही बात कहनी है जो आइन की तहत है, जो गवर्नर ने कही है कि गवर्नर के ये इख्तियार कोई नहीं छीन सकता कि चीफ मिनिस्टर के बारे में अगर वो ये समझे कि वो एतमाद खो चुके हैं तो वो एतमाद के वोट के लिए कहे। और यही बात मुझे लगता है कि कोर्ट भी यही बात कहेगी, और बिल आखिर चौधरी परवेज लाई साहब को एतमाद का वोट लेना पड़ेगा, लेकिन वो नहीं ले पाएंगे। फिर नए चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन होगा, और वो भी मैं आपको बताऊंगा उस इलेक्शन के अंदर भी 186 लोग दोनों नहीं कर सकेंगे। फिर ये रन ऑफ होगा इलेक्शन, उसमें जो स्थिति पार्टी होगी। मामला ये भी आगे चलता नजर आ रहा है, कोई बड़ा अपसेट अगले 2-4 दिन के अंदर मुझे नजर नहीं आ रहा, लेकिन इस सारी कंफ्यूजन में जो नुकसान हो रहा है वो सूबे का हो रहा है, सूबे के अवाम का हो रहा है, और उन इश्यूज का हो रहा है जिनका हम जिक्र कर रहे थे। ठीक है। अच्छा हुमायूं साहब, फवाद साहब कल भी कह रहे थे, आज भी उन्होंने कहा, वो कहते हैं कि हमारे लोगों को फ़ोन्स आ रहे हैं, उनको धमकाया जा रहा है, उन्हें पैसे ऑफ़र किए जा रहे हैं। वो खातून जो उनकी एमपी हैं उनका कहा कि उनको 5 करोड़ रुपए दिए गए हैं और वो बैठ गई हैं खामोशी से इसी वजह से। तो क्या आपको लगता है इल्ज़ामात की सियासत? अच्छा, अभी जो सलमान गनी साहब कह रहे थे दोनों पार्टीज, मैं कहूँगा कि इसमें 2 पार्टीज ना कहा जाए, 3 पार्टीज कहा जाए। हुकूमत, मौजूदा हुकूमत जो है वो PMLN, PTI और PML काफ की पार्टी, काफ की अपनी एक पॉलिटिक्स है जो वो कर रहे हैं, अभी से नहीं, जब से वो हुकूमत में आए हैं। और आपको ये भी मज़े की बात है कि चौधरी परवेज इलाही साहब जो है चीफ मिनिस्टर बनने से पहले अपोजिशन, जो इस वक्त की अपोजिशन है, उसके मेंबर भी अपने आप को जाहिर कर चुके थे। वो पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट भी थे, वो PMLN या PDM जो थे उसके भी थे, और फाइनली वो साइड पे गए। तो मुनस साहब और चौधरी परवेज इलाही वो एक अपनी एक उनकी जो सियासत है वो बहुत बड़ा फैक्टर है, और उसके ऊपर जो है उनका एक अपना एक सिलसिला चल रहा है कि अगले आने वाले इलेक्शन में काफ लीग जिस सूरत में भी रही उसको कैसे जिंदा रखना है और उसको किस तरह ज्यादा जो है वो करना है। इस फैक्टर को अगर आप अपने जहन में रखें तो आपको एक और मजे की जो है वहां पे सियासत नजर आएगी कि चीफ मिनिस्टर मौजूदा जो हैं वो भी नहीं चाहते कि वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, क्योंकि अगर उनको ले लिया और किसी भी तरह प्रूव हो गया, हाइपोथेटिकली मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ, अगर उनके नंबर 187 आ जाते हैं तो उसके बाद उन्होंने असेंबली तहलील करनी है। एक बड़े मजे की बात है कि मैं अपनी ताकत शो करना चाहता हूँ चूंकि मैं अपनी हुकूमत खत्म करना चाहता हूँ। तो इस नजरिए के बाद देखें, दूसरा जो सवाल था सलमान गनी साहब अभी से नहीं, बहुत पहले से हमें बता रहे हैं हमारे प्रोग्राम्स में भी और बाकी फोरम्स में भी, ये कोर्ट में जाएगा फैसला। अब कोर्ट का फैसला जो भी होगा, जिस तरह भी होगा, अनफॉर्चुनेटली इस वक्त हम पिछले सेगमेंट में जो हम गुफ्तगू करके आए हैं, किन हालात से गुजर रहे हैं, हमने करना क्या है, और जो प्रोफेसर साहब ने अभी कहा, इस वक्त पंजाब में गवर्नेंस का बहरान है। आपके डिप्टी कमिश्नर्स, आपके जो कमिश्नर प्रोविंस वो जो हैं डिविजन्स के हैं,
वो इख्तियारात के ऊपर वो परेशान है कि करना क्या है। तो ये जो आटा, चीनी, गंदम इनकी जो होर्डिंग हो रही है उसके ऊपर आपने कुछ नहीं करना, आपने अपने मेम्बरान को पकड़ना है, आपने ड्यूटीज लगानी है कि किस तरह बंदों को इकट्ठा करें और जो है या तो उनको बचाया जाए कि वो पेश ना हो या किसी तरह। तो जो गवर्नेंस का शदीद बहरान पैदा हुआ है वो अपनी ताकत को बचाने के लिए, दैट इज बेसिकली द मोस्ट अनफॉर्चुनेट थिंग कि जो सियासत है वो अपनी किस नहज पे आ चुकी है कि ये जो लोग हैं वो कर क्या रहे हैं और जो अवाम की खिदमत करने वाले जितने इदारे हैं वो किन चीज़ों के लगे हुए। इस सूरत हाल में ना मैं हर दफ़ा आपसे कहता हूँ कि ये अनफॉर्चुनेट है कि हमारे जो लेजिस्लेटिव इदारे हैं वो अपना इख्तियारात या तो जजेस को दे देते हैं, कोर्ट्स को देते हैं, या फिर बाकी उन इदारों को देते हैं जिनका बाद में वो कहते हैं कि इनका इख्तियार नहीं है इसमें आने नहीं का। था। यानी खुद स्पेस आप खुद देते हैं, आप खुद उनको बुलाते हैं, आप उनको इनवाइट करते हैं। ताहिर साहब सर, अभी भी फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बार बार एस्टेब्लिशमेंट को मदद के लिए पुकार रही है, कहीं इल्ज़ामात लगा रहे हैं, कहीं पुकार रहे हैं, कहीं कह रहे हैं कि धमकियां आ रही हैं, पैसा चल रहा है। जरदारी साहब को भी उसमें, और खुद सेनेट के इलेक्शन में क्या किया था वो भी बता, वो सबके सामने है। और जरदारी साहब के हवाले से भी जो खबरें आ रही हैं कि जी वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसा चला रहे हैं। मैं समझता हूँ कि बार बार हम इन्हीं तजर्बात से गुजरते हैं। तो जब माशरा कबायली तर्ज का था ये जमहूरियत से पहले, तो एक बहुत बड़ा स्टेप था कि आइन साजी हुई। उसके बाद जितने भी ऐसे इख्तिलाफात हैं कि जो आपको किसी फेडरेशन में, किसी स्टेट में दरपेश होने हैं, उनका हल आइन में और फिर पार्लियामेंट वजूद में आती। तो ये एक, आप क्यों इस डेमोक्रेसी को डिसफंक्शनल डेमोक्रेसी में कन्वर्ट करना चाहते हैं जहां मसाइल के हल के लिए अवाम और इदारे पार्लियामेंट की जानिब देखें और पार्लियामेंट अपने हाथ काट के, जैसे कि हमायूं साहब कह रहे थे, वो दूसरे इदारों को दें। तो जिस इदारे का काम कॉन्सेंसस बिल्डिंग है, जो सॉवरन इदारा है और जो कानून साजी के लिए मजाज इदारा है, वो एक छत तले एक दूसरे के साथ बैठ के रूल्स ऑफ द गेम तय करने के लिए तैयार नहीं, ये बड़ा अलमी है। अब आइन में क्लियरली लिखा हुआ है कि गवर्नर, क्योंकि सारा कुछ जो वज़ीर आला या वज़ीर आज़म है, वो एसेंस ये, असास ये है जमहूरियत की कि वो इत्माद का इज़हार करते हैं कि मुझ पर जो पार्लियामेंटेरियन है उनकी मैं अक्सरियत का इत्माद हासिल करने में कामयाब रहूं। तो अगर ये परसेप्शन, ये तासर आए कि वो अपनी अक्सरियत खो चुके हैं, तो फिर तो वो लेजिटिमेट रूलर नहीं। अब गवर्नर उनको कह सकते हैं, और मेरे ख्याल में लाहौर हाई कोर्ट रिस्ट्रेंट शो कर रही है कि मैं पार्लियामेंट के इख्तियारात में हमें मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। उसका ये फ़ायदा उठा रहे हैं। तो जब आप इस हद तक जाएंगे तो अगली पेशी पे ये ऐन मुमकिन है कि वो क्लियर एक डायरेक्शन दे दें। तो उन्होंने कहा भी है कि एक टाइम फ्रेम दे जो गवर्नर साहब के वकील हैं, कि ताकि फिर मालूम हो कि कब एतमाद का वोट। पहले आपकी दलील थी कि हमें ड्यू जो प्रोसेस है या वक्त नहीं मिला, और अब छुट्टियों के बाद एक डेट 11 जनवरी की दी गई, बीच में मौसम सरमा की भी छुट्टियां थी, आपके पास वो वक्त भी आ गया। आपने कहा जी नए साल के मौके पे बहुत सारे हमारे अरकान बैरून मुल्क होंगे, तो अब क्या उज़र है या दलील है कि आप अपनी अक्सरियत को वहाँ साबित न करें और फिर ऐवान में एक मछली मंडी का तासर दें। तो ये सारे जो ऑप्टिक्स हैं, ये जो आज आप कर रहे हैं, इसका फ़ायदा गैर जमहूरी कुव्वतों को होगा। आप अपने वोटर्स के आगे भी इत्मीनान खोएंगे। अगर जहाँ तक आज इमरान खान साहब का ये कहना है कि इस क्राइसिस के बाद केपीके की जो पार्लियामेंट है, अगर आप सीरियस हैं उसको तहलील करने में, तो उसने आपको पंजाब के साथ क्यों नहीं कर दिया? तो आप इस चीज़ के ऊपर सिर्फ हुकूमत पे दबाव डालना चाहते हैं, सियासी बहरान को आने वाले इंतखाबात तक ले जाना चाहते हैं और लोगों का, ताकि इससे पॉलिटिकल प्रोसेस से बाहर उठ जाए। तो ये किन मकासद की तकमील के लिए ये आप सारे इक़दाम कर रहे हैं? ठीक है। अच्छा सलमान गनी साहब, सर तासुर तो बहुत ज़्यादा दिया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग के दरमियान कोई ऐसे मामलात नहीं है कि जिसमें ये महसूस हो कि डिवीजन है, लेकिन वो जो सीट एडजस्टमेंट वाले मामलात थे अभी तक कोई वो तय नहीं पाए। उन्होंने कहा कि कमेटी बना दें, लेकिन अभी तक नहीं, वो क्योंकि उनकी डिमांड काफ लीग की बहुत ज़्यादा है। फिर इमरान खान साहब ने खुद एक बयान दिया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि काफ लीग जम हो जाए उनके अंदर, तो ये भी एक बड़ा इख्तिलाफ जो है उनके अंदर मौजूद है। फिर नंबर गेम पूरी करना इस वक्त कितना बड़ा चैलेंज है वहाँ पर हुकूमत के लिए? देखें नाहिद साहब, मुझे अगर इमरान खान साहब पे किसी बात पे तरस आ रहा है ना, तो वो इसी बात पे है कि जो कुछ काफ लीग की लीडरशिप उनके साथ कर रही है,
जिस तरह उन्होंने उनको चार्जशीट किया है जनरल बाजवा के इशू पे और एहसान फरामोश तक कह दिया है, ये भी बता दिया है कि इनकी हुकूमत बनी कैसे थी, इन्हें एहसान फरामोश तो नहीं होना चाहिए। बात ये जो एडजस्टमेंट की आप बात कर रही है, ये एडजस्टमेंट, मेरी बात आप लिख के रख लें अपने पास, ये उस दिन तक है जिस दिन तक ये हुकूमत मौजूद है। ये चौधरी साहबान को भी पता है, मैं तो पहले भी कहता हूँ, खान साहब की सोच और अप्रोच जहां खत्म होती है उनकी वहां शुरू होती है। सबसे बड़ी हर्डल तो खुद चौधरी परवेज इलाही साहब हैं। बल्कि मुझे ये कहने में भी कोई बात नहीं कि जो लोग चौधरी परवेज इलाही साहब पर एतमाद के वोट के लिए दबाव डाल रहे हैं वो चौधरी साहब के ही खड़े किए हुए हैं। इसलिए कि अगर एतमाद का वोट हो गया तो फिर उन्हें असेंबली तोड़नी पड़नी थी, वो असेंबली नहीं तोड़ना चाहते। तहरीक इंसाफ के जुम्मेदारान असेंबली नहीं तोड़ना चाहते, पंजाब में अपोजिशन असेंबली नहीं तोड़ना चाहती। ये हाथ हो गया खान साहब के साथ, उनके जो आखिरी पत्ता था वो भी जायल हो गया है। और आप देखें कि जिस असेंबली में उनके पास 2 तिहाई अक्सरियत है, उन्होंने भी अपने आप को पंजाब असेंबली के साथ मुंसलिक इसलिए किया है कि वो खान साहब की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। लिहाजा असेंबलियां चल रही है, मैं आपको मुसलसल कह रहा हूं कि जामिया बंदोबस्त के तहत ये असेंबलियां टूटेगी, पंजाब असेंबली और पख्तूनख्वा अलग-अलग नहीं टूटेंगी। सही। अच्छा सर, मुझे ये भी बता दें मुख्तसरन के क्या कोई फॉरवर्ड ब्लॉक भी बनने जा रहा है? बहुत सारे लोगों के हवाले से खबरें ये काफ़ी दिन हो गए आ रही थी, तकरीबन 15-20 लोगों की बात की जा रही थी कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नहीं है। फिर चौधरी सरवर साहब जो हैं उनके भी बयानात आ रहे हैं, जहांगीर तरीन साहब भी। क्या आपको लग रहा है कि कुछ सिचुएशन इस तरफ जा रही है? देखें, फॉरवर्ड ब्लॉक तो इस वक्त जो पंजाब में हो रहा है ना, पंजाब असेंबली के अंदर तो ये हो रहा है कि वहां पर डिवीजन इस वक्त हुकूमत और अपोजिशन की नहीं है। वहां तो डिवीजन है कि जो बड़ी अक्सरियत है वो असेंबली नहीं तोड़ना चाहती, मकबूली लोग हैं जो इमरान खान की खुशनुदी में असेंबली तोड़ना चाहते हैं। जहां तक आप चौधरी सरवर साहब की, जहांगीर तरीन साहब की और अलीम खान साहब की एक्टिविटी की बात कर रहे हैं, वो कोई पार्टी नहीं बना रहे, वो ग्रुप बना रहे हैं। दरअसल अभी से तैयारी हो गई है आने वाले आम इंतखाबात की, तो लिहाजा वो ग्रुप बना के जब वो ये देखते हैं कि 8 सीटों का जो बंदा चीफ मिनिस्टर बन सकता है तो हम आने वाले वक्त के अंदर क्यों नहीं हो सकते, लिहाजा वो एक ग्रुप बना के अपनी जो एक कुव्वत बनाना चाहते हैं ताकि आने वाले वक्त में किसी पार्टी के साथ एडजस्टमेंट कर सके। ठीक है, सही है। अब ये चीज़ें ज़ाहिर है आगे बढ़ेंगी, अब कोर्ट में है ये सारा मामला, तो उसके बाद ये मालूम होगा कि पंजाब की सियासत जो है वो किस तरफ जा रही है। हलचल मौजूद है, जो असल मसाइल है उनकी तरफ तवज्जो नहीं है, गवर्नेंस के सीरियस किस्म के इश्यूज हैं। और आटे के बहरान के हवाले से भी हमने बात की, जिस तरह से वहाँ पर हमें सिचुएशन नज़र आ रही है, जिस पर फोकस होना चाहिए, जिस पर काम होना चाहिए, उसके ऊपर काम नहीं हो रहा। अपने बंदे पूरे करने की गेम और असम्बली कैसे तहलील करनी है, इसके हवाले से डेली मीटिंग्स हो रही हैं, लेकिन जो असल मसाइल हैं जिनका ताल्लुक अवाम से है उस पर काम नहीं हो रहा है। बहुत शुक्रिया हुमायूं खान साहब, ताहिर नईम मलिक साहब, सलमान खानी साहब मेरे साथ मौजूद थे, और इससे पहले फर्स्ट हाफ में रशीद साफ़ी साहब भी मेरे साथ मौजूद थे। आप सब हजरात का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है। नाज़रीन, प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।